ई ब्लॉक हो गया, कहाँ हुआ? तो फिर नहीं पढ़ाऊं? डी एंड एफ कर लेंगे अपन, कल से स्टार्ट करेंगे, आज इसको निपटा देंगे, है ना? आज नहीं निपट पाएगा, कल निपटाएगा। आज आज थोड़ा सा खत्म करते हैं इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक्स आज पढ़ेंगे अपन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और आईयूपीएसी नेमिंग, है ना? ये बताइए सबसे पहले तो एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं आपने क्या क्या कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था। बताइए, आइसोमेरिज्म अपन चल रहे थे और आइसोमेरिज्म में आपने जीआई और ओआई पढ़े थे और उसके बाद आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। बताओ जीआई जो है वो कौन सी ज्योमेट्री जीआई शो करेगी जिसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग हो या ना हो? ओ मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या जीआई शो करेगी? स्क्वायर प्लेनर करेगा? हाँ करेगा। बताओ, ऑक्टाहेड्रल करेगा? करेगा। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए किसी में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा COENCl2Br2, मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए लिखा हुआ आपके सामने और आपसे बोला और जीआई बताओ, इसके जीआई समझाओ। बताओ सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है आराम से? कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ है, ये EnCl2Br2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मुझे बताओ, जब आपको बोला गया है बाइडेंटेड लिगेंड का सवाल आ जाए तो क्या आप एक बाइडेंटेड लिगेंड को चिपका देते हो? इधर की साइड रख देते हो साइड में? मुझे बताओ, इसको रख देते हैं, ये लो CO, ये ऑक्टाहेड्रल बना दिया मैंने। ये बताओ, इसमें एक EN रख दिया इधर। अब बताओ, क्या ClBr को रैंडमली बिछा दें? ये Cl ये Br और ये Br। बताओ, ये एक तो ये आइसोमर है जिसमें ClBr 180 पे लगा हुआ है, क्या अगले में Cl 180 पे लग जाएगा? और अगले में Br 180 पे लग जाएगा? बताओ, और अगले में Br Cl 180 पे लग जाएगा? लगा हुआ है। मुझे बताओ, कितने GI बनेंगे? इनमें से 3 में से ये वाला जो GI ये जो है, ये OI शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और बाकी के वो 2, तो टोटल स्टीरियो 4। क्या ये एक मिरर इमेज भी बनेगी इसकी? ये टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। आइसोमेरिज्म में आपने देखा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 जुगाड़ लिखे थे आपने। पेयर बना के लिखते थे तो उसमें कहते 180 डिग्री पे सेम लिगेंड आ जाए तो OI शो नहीं करेगा। और एक और बात बोली थी, 2 पेयर सेम आ जाए तो भी OI शो नहीं करेगा। बाइडेंटेड लिगेंड का सवाल ही ज्यादातर पूछा जाता है और बाइडेंटेड लिगेंड का सवाल करना सॉल्व आसान भी बहुत है। उसको लिख दो, बना के करो उसको। वो बहुत ज्यादा GI नहीं बन सकते उसमें, क्योंकि ये 2 पोजीशन तो यही खा गया। एक बाइडेंटेड लिगेंड के केस में आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा 4-5 GI बन जाएंगे और इतने सवाल नहीं पूछते वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें GI कम बने, OI भी बने, टोटल मिला के वैल्यू आ रही हो 4-5, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे वो 4-5 टोटल स्टीरियो की वैल्यू से, क्योंकि उन्हें पता है कि ओवर लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि एक बाइडेंटेड लिगेंड का केस, 2 बाइडेंटेड का केस और 3 बाइडेंटेड के केस में आपको क्या क्या करना है। अब मान लो 2 बाइडेंटेड का केस लगा दिया मैंने, COEN2Cl2 ये हटा दिया मैंने, ये कर दिया बात। अब मुझे बताओ, आपको इसमें कितने क्या बनेंगे? 2 EN लगा दो आप, तो ये EN और लगा दो। बोलो, यहाँ ClCl लगा दूं, ये क्या बन गया, ट्रांस या सिस? ट्रांस। अगले में ClCl यहाँ लगा देना, एक EN यहाँ लगा देना, वो क्या बन जाएगा, सिस। बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, सिस या ट्रांस? ये वाला तो इनएक्टिव है कंफर्म, वो आप कॉपी में बने हुए हैं, ये आप कॉपी में बनाए हुए हैं आपने, तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ इसके कितने स्टीरियो बने? 3, 2 GI और उनमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसकी एक मिरर इमेज और काउंट कर ली, तो टोटल 3 बन गए, तो 3 स्टीरियो आइसोमर बन गए। तो ये इस तरीके से अपन ने चीजों को सॉल्व किया था, आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। मेरे को एक छोटी मोटी 2-3 बातें और बताइए। बताइए, मैग्नीज MnCO5, बताओ ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दोगे क्या? बताओ, 25 + 10 आता है तुम्हें? इसका एटॉमिक नंबर 25 और 5 इधर से आए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 10 आए, तो 35। बताओ क्या ये स्टेबल है? कैन इट गेन स्टेबिलिटी? बाय 2 तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन खा ले और या फिर ये डाइमर बन जाए। बताओ डाइमर की शक्ल याद है क्या आपको? Mn सिंगल बॉन्ड 5-5 CO, और उसमें प्रूव किया था आपने 36 एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे हो गया था। बताओ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में
इस मेटल के ऊपर 0 चार्ज है क्या? बताओ मेटल कब खुश होता है? प्लस में या 0? बताओ ये 0 में है तो क्या ये इससे कहेगा बोले ले लो? बताओ ये मना करेगा? फिर भी ये देगा। मुझे बताओ इसको लेने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे बताओ इसको एंटी बॉन्डिंग में लेना पड़ रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा ये यूं 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 इधर से इधर देगा, बताओ इतना ज्यादा क्या परेशान होता जाएगा? मुझे बताओ मेटल इसके ऊपर मान लो एक बार प्लस है, एक बार 0 है और एक बार माइनस है, बताओ किस केस में सबसे ज्यादा परेशान सीओ हो जाए? सीओ माइनस जब लगा होगा सबसे ज्यादा परेशान होगा ये, क्योंकि ज्यादा 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 लेना पड़ेगा। बताओ खुद के बॉन्ड क्या वीक होते जाएंगे? ऐसे लिगेंडों को जो दे के ले ले में, बताओ क्या पाई एसिड लिगेंड बोलते थे? क्या है ये पाई एसिड? मतलब एसिड मतलब लेना या देना, पाई मतलब पाई लेना, और लिगेंड क्या होता है? जो दे। तो ये 3 शब्द पाई एसिड लिगेंड पूरी चीज को जस्टिफाई करते हैं। लिगेंड भी है यानी देता भी है, एसिड मतलब लेता है, क्या लेता है? पाई। बोलो समझ में आ गया आपके? तो ये सब बातें आपने पढ़ी थी। मुझे बताइए क्या आपने T2G EG कुछ पढ़ा था? बताओ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से उसने क्या कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड है। बताओ वो जब आते थे, साइनाइड आ रहे हैं, ये 6 लिगेंड आ रहे हैं, मान लो इधर से आगे से ये ऐसे ऐसे, ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं? कौन सा बना रहा हूं मैं? क्या स्क्वायर बाइपिरामिडल बना रहा हूं? तो कौन से डब्बों को धक्का पड़ा था? कौन से ऑर्बिटल को धक्का पड़ा था? आप रिवाइज करिए। 2D को धक्का पड़ा था, D² Y² DZ²। बताओ 2 ऊपर पहुंच गए थे, 3 नीचे रह गए थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 ऊपर 3 नीचे, इसका नाम EG है T2G? EG, इसका नाम T2G। बताओ ये डिफरेंस को डेल, इतना ये ज्यादा होता था उतना क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड? स्ट्रॉन्ग। बताओ स्ट्रॉन्ग की इसमें पेयरिंग आराम से हो जाएगी या मुश्किल से? पेयरिंग आराम। स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग एनर्जी कम या ज्यादा? डेल ओ ज्यादा है पी से। ये कब होता होगा इस केस में, स्ट्रॉन्ग के केस में? क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कलर आएगा, कलर कोई खाएगा क्या तो निकालेगा क्या? बताओ वॉयलेट कलर किसी ने खाया तो उसके चांसेस क्या बनते हैं कलर दिखाने के? रेड। ये सब आपने पढ़ रखा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, क्वेश्चन भी फिक्स है, बोले ये आएंगे, तो इसलिए बहुत आसान हो गया ये आपके लिए। या तो वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योमेट्री, शेप, स्पिन, लो हाई, मैग्नेटिक मोमेंट, आउटर इनर ऑर्बिटल, वहां से, या तो ये इधर है आइसोमेरिज्म से। बहुत सालों तक इन्होंने इसी पे सवाल पूछे। फिर इन्होंने जब सवाल का चेंज किया डायरेक्शन, तो इन्होंने 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे नीट में 2016 में, जॉन टेलर और ट्रांस इफेक्ट। वो उसके बाद भाई वो कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया, जिसने बहुत ज्यादा अलग आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ाई की होगी सॉल्व कर लेगा, नहीं तो एनसीईआरटी में ही नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर पूछी चीज। गलत बात, गलत किया उन्होंने। तो कोई बात नहीं, इंडिया में तो होता रहता है। तो इसलिए क्या है कि अपने को नहीं पता कि सिलेबस से आउट जाके वो क्या पूछ लेगा, तो वो सिलेबस में नहीं है। फिर उन्होंने 2017, 18, 19 में सवाल फिर से आसान पूछने लगे। तो सवाल लगातार जो है वो आसान से ही आ रहे हैं। अभी आप देखना, आप इसी लेक्चर के बाद से आपको सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जो पिछले आए हुए हैं। आज का और पढ़ना है, क्योंकि आईयूपीएसी और ऑर्गेनोमेटेलिक कुछ कंपाउंड्स हैं जो पढ़ने हैं, बहुत आसान है आज का लेक्चर भी आपके लिए, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, 2 सवाल आते हैं और दोनों के दोनों आपको आने चाहिए, और उसमें वो आएंगे आपको। हल्की फुल्की आपने ढंग से पढ़ाई की होगी ना, तो वो आ जाएंगे आपको। सीएफटी पे सवाल आया, वीबीटी पे सवाल आया, सीएफटी पे भी बहुत कम सवाल आए, 2 सवाल आए अब तक। ज्यादातर वो केवल और केवल उस पर पूछता है क्वेश्चन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, आइसोमेरिज्म, यहाँ घूमेगा वो। कोई बात नहीं, जैसा भी आए अपन करेंगे उसको, ठीक है। मैं ध्यान से देखिए इधर, मुझे बताओ यहाँ पे मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड है क्या? मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बताओ कौन सा बॉन्ड है? अरे कोऑर्डिनेट, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, या दोनों हैं? या मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा है, पाई है, या दोनों? दोनों है।
अरे भैया सिग्मा तो यूं किया सीओ ने और फिर पाई यूं आया, तुमने ही तो कहा था सिनर्जिक बॉन्डिंग बोली थी ना तुमने। तो सिग्मा भी है पाई भी है मेटल कार्बन के बीच में। मेटल कार्बन के बॉन्ड को कहते हैं, जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या नाम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या नाम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो क्यों बोले? कार्बन की वजह से, और मेटल की वजह से मेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। 3 तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा इन पाई बॉन्डेड। बोलो ये कौन सा वाला है? सिग्मा इन पाई बॉन्डेड। मान लीजिए आपके सामने ये आ जाता है RMgX। क्या इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं? बताओ, आर और एमजी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बोलूं इसको? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये RZnR, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये Zn और R क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या कार्बन है? तो ये बॉन्ड हो जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्डेड OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तेल, तेल टेट्रा इथाइल लेड। PbC2H5 का होल 4। C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप। इथाइल समझने लगे होंगे, वहां रट गया होगा। 4 इथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं पीबी पे। ये पीबी 4 बॉन्ड बना रखे हैं और चारों पे इथाइल लगा रखा है। बताओ पीबी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्डेड OMC है। आप एक बात बताइए, क्या C2H4 का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं आप? बनवाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन एक ही बनाता है। ये लिखे हुए इधर है, वो उधर है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? वो कहाँ गए हो? ओ 1 2 गिनती कर रहे हो क्या पागलों? अबे ऐसे होता नहीं है, क्यों टेंशन दे रहे हो भाई? कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा। बताओ ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, इन पे लोन पे रहे क्या? क्या इन पे पाई है? कैन दे एक्ट एज लिगैंड? क्या बात कर रहे हो? ये लिगैंड की तरह काम कर सकते हैं? बताओ लिगैंड क्या लोन पे डोनर एज वेल एज पाई डोनर? बिल्कुल होता है, पाई डोनर होता है भाई साहब। ये पाई डोनर की तरह काम कर सकता है। बताओ कोई सिग्मा डोनर लिगैंड भी होता है क्या? अगर सिग्मा दिया ना, तो इन दोनों का जो बंधन है वो टूट जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? ये एक दूसरे में बंधे हुए हैं तो सिग्मा की वजह से आज। KPtCl3 और C2H4। बताओ क्या ये लिगैंड है? कौन सा डोनर? ये लोन पेयर डोनर। कितने लिगैंड है ये कितने? 4 लिगैंड है। अच्छा ये मोनोडेंटेड लिगैंड है? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 4। और प्लेटिनम +2 में है, क्योंकि प्लेटिनम +2 में कोऑर्डिनेशन 4 होता है। और भी पढ़े थे, प्लेटिनम +4 में 6, कोबाल्ट +2 में 4, +3 में 7, 6, क्रोमियम +3 में 6। तो KPtCl3C2H4 इसको बोलते हैं जीसिस सॉल्ट। बिल्कुल, 1 2 के तो निकल गई होगी पैंट में। देखो जीसिस सॉल्ट। मुझे बताओ यहाँ पे जो प्लेटिनम है, इसमें ये कौन सा डोनर है? पाई डोनर है। पाई डोनर लिगेंड्स में एक ईटा वैल्यू लिखी जाती है इनके आगे। इस ईटा के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखे जाते हैं जिनके बीच में वो पाई बॉन्ड बन रहा है। इस ईटा के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखे जाते हैं जिनके बीच में वो पाई बॉन्ड बना हुआ है। बोलो क्या लिखूं? इसको बोलते हैं इसकी हेप्टासिटी।
क्या नाम? आपसे ये सब कोई नहीं पूछेगा इसका नाम क्या है क्या नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि उस ईटा के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप कहोगे यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो दो ही हैं, तो दो ही है तो ये तो सेम ही आ रहे हैं, नहीं आएंगे आगे। आप हमेशा ध्यान रखें, यही एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक अलग से दिमाग में चीज पाल ली जाती है कि बोले ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिनके बीच में वो पाई बॉन्ड बन रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ये पाई डोनर लिगेंड, ये लोन पे डोनर लिगेंड, जिससे सॉल्ट नाम है इसका। बताओ प्लेटिनम से ये कार्बन जब जुड़ रहा है तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है? पाई। इसीलिए ये कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ? पाई बॉन्डेड। बोलो 3 टाइप के ओएमसी होते, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये कौन सा है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये कौन सा है? सिग्मा। ये कौन सा है? ये यही है। ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई बॉन्डेड। बताओ बेंजीन के नेक्टर लिगेंड, बताओ पाई डोनर ही होगा। तो अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन दिख जाए तो कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा? पाई बॉन्डेड। क्रोमोसीन, क्रोमियम के साथ 2 बेंजीन, बोलो ईटा की वैल्यू क्या लिखो? 2 बेंजीन पर लिगैंड लिखी जाती है ये ईटा, पर लिगैंड। जैसे एक लिगैंड था, यहाँ कार्बन पे 2 लिख दिया, पर लिगैंड बोलिए 6 लिखूं या 12? 6 ही लिखूंगा, तो ये 6 लिख दिया। ये हेप्टासिटी कहते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलिए आप उसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनके बीच में वो पाई बन रहा है। ये एक बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन, इसके बीच में क्रोमियम, सैंडविच टाइप का कंपाउंड बन जाता है। बेंजीन प्लेनर है क्या? दोनों बेंजीन प्लेनर, उसके बीच में क्रोमियम, इस तरह रखे हुए हैं। इस बेंजीन से इसको, इस बीच वाले क्रोमियम को इस बेंजीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है? 6। नीचे वाले से भी टोटल इलेक्ट्रॉन से कितने कैसे इफेक्ट है? 12। क्या आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दोगे इसका? निकालो, क्या है बताओ, क्या आएगा? एटॉमिक नंबर बताओ पहले क्रोमियम का। गुड। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोलिए। 24, 24। 12 इधर से आए, 36। अच्छा, क्रोमियम पे चार्ज है क्या कुछ? क्योंकि बेंजीन पे चार्ज क्या होता है? 0। क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं, तो 24 इसका, 12 इसका, 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसका। निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, निकालो इसका। नेक्स्ट ये ऐसा होता है। इधर देखिए कितने कार्बन एटम हैं? 5 के बीच में ये 2 पाई तो ये और ये 1 ही है। क्या ये पाई बनता है क्या? ये भी पाई है। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। क्या बेंजीन में भी 6 ही थे? पर यहाँ कितने कार्बन है? तो ईटा के ऊपर क्या लिखूं? ईटा के ऊपर 1 कम लिखते हैं, क्योंकि तो 5 ही तो होंगे ना। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, तो ये पाई तो है। 1 2 3 4 5, तो ईटा के ऊपर 5 लिख दिया। समझ में आ गया? ये क्या हेप्टासिटी है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। पर लिगैंड कितने लिगैंड हैं ऐसे? 2। तो इसलिए ईटा को अंदर लिख रखा है ब्रैकेट। नहीं समझ में आ रही आपको? भाई ईटा को अंदर क्यों लिखा मैंने ब्रैकेट के? क्योंकि ये पूरे का पूरा जो जितना भी आइटम है ये 2 हैं। ये इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। सही है, ये बोलते हैं इसको। अब बताओ इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आता है? पहले ये बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या कुछ? हाँ, अरे C5H5 पे चार्ज है ना। C5H5 पे कितना चार्ज है? -1। एक C5H5 पे -1 है ना। अरे ये रहा ना। भाई बेंजीन पे ऐसा लगाते होगे तुम माइनस? नहीं लगाते ना यार। तो उसमें 0 था, यहाँ पे लगा रखा -1, दिख तो रहा है सामने। तो ये -1। बताओ आयरन के ऊपर चार्ज बोलो। ये फेरो है या फेरी? तो इसको बोलूं फेरोसीन या फेरीसीन? ये बोलो क्रोमोसीन। क्या नाम इसका? नाम फेरोसीन। आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। अब 26 एटॉमिक नंबर था, 2 निकालो 24। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 12 जा रहे हैं भाई, 6 पाई है ना। तो क्या इसका भी 36 है? ऐसे ही बता दिया, आपसे कोई पूछना नहीं आ रहा। बहुत रेयर है। और ये 3 ही है जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक में C2H4 है, एक में बेंजीन है, और एक में साइक्लोपेंटाडाइन है। ये ईटा आपको समझ में आ गया क्यों लगाया, कैसे लगाया? इसमें जो पाई डोनर लिगैंड है वो एक है, और इन दोनों में दो दो है। इसमें पाई डोनर लिगैंड बेंजीन है, इसमें साइक्लोपेंटाडाइन है। इसका नाम इसका नाम लिख दीजिए। हेडिंग डाली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। organometallic compounds. Compounds in which metal is covalently bonded with carbon. Compounds in which metal is covalently bonded with carbon. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, और इसको अपने आप समझना है, मैंने बोली नहीं है लाइन। नेक्स्ट लाइन जो लिख रहे हैं जा रहे हैं आप, लिखिए मेटल साइनाइड्स, कार्बाइड्स एंड कार्बोनेट्स। metal cyanides, carbides and carbonates have sufficient ionic character, hence they are not known as OMC. Hence they are not known as OMC. बोलो, लाइन समझ में आ गई? कौन कौन है? साइनाइड, कार्बाइड, कार्बोनेट। इनके अंदर क्या है? आयनिक कैरेक्टर प्रॉपरली, काफी आयनिक कैरेक्टर हो जाने की वजह से इनको OMC नहीं बोलेंगे। OMC किसको बोलेंगे? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक ठाक बढ़िया अच्छा खासा कोवेलेंट बॉन्ड हो उसमें। हाँ, वो कुछ मत देखो उसको आप, वो इफेक्ट है बस एक। उसमें उसमें दिमाग मत लगाओ, उसमें दिमाग लगाओ तो फंस जाओगे। हाँ फंस जाओगे उसमें, उसको रहने दो। आप ये मानो पाई क्लाउड का एक इफेक्ट जा रहा है उसके पास बस। नेक्स्ट लिखिए, OMC कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए सिग्मा बॉन्डेड OMC।
फर्स्ट लिखिए सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी, एग्जाम्पल लिखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, फिर लिखिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट, तेल, हाँ वही टेट्राइथाइलेट। कुछ याद है क्या किसी को, ये क्या काम आता था पहले के जमाने में? तेल में, हाँ मतलब पेट्रोल के तेल में, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये तेल को तेल में ही डालते थे। पेट्रोल, जो इंजन जो होते थे पुराने जमाने में, उनमें कुछ टाइम चलने के बाद कुछ आवाज आने जाती थी, उसे नॉकिंग कहते थे। अवॉइड करने के लिए इस सब्सटेंस को मिलाया जाता था एक्सटर्नली, तो उसे एंटी नॉकिंग एजेंट बोला जाता है। तीनों लिखने के बाद लिखिए सिग्मा, ओ सॉरी, पाई बॉन्डेड ओएमसी। पाई बॉन्डेड ओएमसी, मैं जीसी सॉल्ट, तीनों लिख दीजिए। इसके भी दोनों के नाम लिखिएगा, पाई बॉन्डेड ओएमसी है तीनों बिल्कुल। फिर लिखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। बताओ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी के लिए क्या लिखोगे? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी के लिए लिखिए मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिए वहां, MnCO5 लिख दो। CO4 लिख दो। बस यही है, इन तीनों को ध्यान रखना आप तो। जिसे सॉल्ट, और ये इसका नाम क्रोमोसिन, इसका नाम फेरोसिन। आयरन पे +2 चार्ज है इसमें, और इसमें क्रोमियम पे 0। अच्छा अब है ना, ध्यान रखना, बताओ बोरोन मेटल है या नॉन मेटल है? हैं? अपने को तो बिल्कुल यही ध्यान है कि नॉन मेटल है। देखो बिल्कुल ये बात सही है कि बोरोन में नॉन मेटेलिक गुण ज्यादा हैं, जब ही तो बोरोन एसिड बनाता है। कौन सा?
बोरिक एसिड बनाता है, मेटाबोरिक एसिड बनाता है। मेटा कैसे बनता है? एक H2O निकाल दो, कितने एसिड में से? एक एसिड में से बनाते हो ना मेटा आप। बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ा था आपने? बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O5OH का होल 4। उसको बनाते हो आप रिंग में, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड तोड़े होंगे आपने। कितने बोरिक एसिड मिले थे? 4। अच्छा NaOH भी बना था, 2 बने थे, ये सब ठीक है। तो बोरिक एसिड बनाता है, एसिड बनाता है, तो बोरोन ऑब्वियसली एक नॉन मेटल होना चाहिए। बट यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, बोरोन से भी कार्बन के बॉन्ड को बोल दिया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस मान लीजिए आप इसको। तो आप चाहो तो वहां लिख लो एक बार अलग लाइन हाईलाइट करके कि बोरोन कार्बन बॉन्ड, नोट पॉइंट या स्टार पॉइंट लगा के लिख दो, बोरोन कार्बन बॉन्ड is also considered in organometallic compounds. Boron carbon bond is also considered in organometallic compounds. ये क्वेश्चन सॉल्व करिए पेज नंबर 136 पे, क्वेश्चन नंबर 81 से 87। माँ दिखेंगे भी नहीं। क्यों दिखेंगे, ये भी कहाँ दिख रहे? और भी क्या दिखता है? हाँ वो उसमें नहीं दिखेगा, उसको बस ऐसे ही फील कर लो बस उसको।
अरे हो गए होंगे यार, 85 हो गया। वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी? वो फोर्थ ऑप्शन जो है 85 का, क्यों dsp2? 85 का फोर्थ ऑप्शन देखो ना, तुम लोगों ने देखा नहीं देखा? बोलो, जीसी सॉल्ट में प्लेटिनम के साथ क्या सारे लिगेंड स्ट्रांग होंगे? क्योंकि 4D और 5D सीरीज के सारे स्ट्रांग होते हैं। आपको ये बात लिखाई गई होगी पहले। अच्छा, उसी टाइम पे आपको एक बात और बताई होगी, मैग्नीज +2 आयरन +2 के साथ अमोनिया वीक लिगेंड होता है। कोबाल्ट +3 के साथ वाटर और ऑक्सलेट स्ट्रांग होते हैं। और निकल +4 के साथ F- स्ट्रांग होता है। बोलिए, इसमें कोई डाउट है 81 से 87 में? बढ़ जाऊं आगे? क्वेश्चंस कर लिया हमने, देख लिए हमने, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट आया पूछ लीजिए। इसका नाम बोलिए, नाम बोलिए। सोडियम फ्लोराइड, इसका नाम बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा? मैग्नीशियम या डाइफ्लोराइड? मैग्नीशियम फ्लोराइड, इसका नाम बोलिए। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इसका नाम बोलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नोट किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या चक्कर है भैया? ये ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? उसमें तो आपने ना मोनो लगाया, डाई लगाया, ना ट्राई लगाया। इन तीनों में आपने मोनो डाई ट्राई तीनों लगाया। बोलो, क्या चक्कर है, क्या लफड़ा है? इनमें चार्ज फिक्स्ड है। सोडियम के ऊपर +1 ही रहेगा, फ्लोरीन के ऊपर -1 ही रहेगा। इसीलिए सोडियम फ्लोराइड का कंपाउंड एक ही टाइप का बनेगा, NaF। अगर आपने सोडियम फ्लोराइड बोला तो आप NaF2 या Na2F कुछ भी और नहीं बना सकते NaF के अलावा। पर आपने कार्बन ऑक्साइड बोला तो 2-3 तरीके की ऑक्साइड बनती है। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड भी बनती है, C3O2। सल्फर में भी डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनती है। इसका मतलब अगर कोई एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा तो उस केस में हमें नाम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से बोलना पड़ेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बोलना पड़ेगा। और अगर किसी में नहीं है ऐसा तो हमें कोई जरूरत नहीं। उसकी फिक्स्ड है अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें कोई जरूरत नहीं कि उसके नाम या क्वांटिटी बोली जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाता है फॉर्मूला बनते टाइम। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये सुनिएगा बात को आप। मान लीजिए आपके सामने कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6Cl3। तो आप कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या F ब्लॉक के एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये शायद आपको लिखाया भी होगा, पर कोई बात नहीं, नहीं याद है तो पूछ, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए यहां नाम बोलना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। यहां पे क्लोरीन अगर एनायन है, ये एनायन है क्या? तो एज ए एनायन क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है? -1 ऑलवेज। क्लोराइड ही रहेगा, तो ट्राई क्लोराइड बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ इसमें केटायन कौन, एनायन कौन? ये केटायन, ये एनायन। पहले केटायन का नाम बोलेंगे, फिर एनायन का नाम बोलेंगे। यही एक जनरल तरीका है, यही एक रूल है। इसमें डब्बा जो है वो केटायनिक डब्बा है, और डब्बे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिगैंड। लिगैंड मोनो बाई ट्राई, उसके हिसाब से धक्का, उसके हिसाब से नहीं धक्का, जो भी भाई कई बातें हैं जो लिगैंड पे डिपेंड करती है, तो ये मेन है। तो इसका नाम नंबर के साथ बोले, फिर उसके बाद मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर जाके एनायन का नाम। यानी आपको जो जो भी इसमें बातें हैं वो पूरी एक्सप्लेन करते नहीं, उसकी एक लाइन नंबर उसके हिसाब से, नाम के हिसाब से। यानी उसका नाम पूरा प्रॉपर्ली लिखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं एक बार सुन लीजिए। मैं बोलूंगा पहले नाम, आप सुनिए। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 ऐसे लगाएंगे आप, देसी में नहीं, रोमन में। ये 3 रोमन, रोमन नंबर कहते हैं इसमें।
इसको टू, दो डंडे, ये एक, एक डंडा, ऐसे करते हैं ना, याद है? चार बताओ, चार डंडे लगा दूं इसमें, ये वाला जो डंडा है यूं, वी शेप हो जाता है इसमें। तो देखिए, नाम बोलिए। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये 3 क्यों बोला? क्योंकि ये 3 क्लोरीन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। और क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं बोला, क्लोराइड बोले। समझ में आ गया? अब अगर ये भाई साहब ये एनायनिक लिगेंड होते तो इसके पीछे ओ लगाते। अमाइन, ये NH3 के ऊपर चार्ज कितना आता है? 0। मान लो ये एनायनिक होता, जैसे CN है, OH है, तो ओ लगा दे। बताओ DMG, चार्ज -1 है क्या? तो उस पे से ओ लगाओगे, क्योंकि वो एनायनिक लिगैंड है। एनायनिक लिगैंड में ओ लगेगा। बोलो समझ में आ गया? अभी ओ नहीं लगेगा। नाम बोलिए इसका, सोच लीजिए, पहले पहले सोच लीजिए। ये डब्बा कैटायनिक है, न्यूट्रल है या एनायनिक? न्यूट्रल। इसके आगे पीछे कोई नहीं। पेंटा कोबाल्ट आयरन, पेंटा कार्बोनिलो या कार्बोनिल? कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, 0 0। बोलो। हाँ लिख देना भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन रोमन में लिखना। गजब करते हैं आप, गजब प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप, बहुत ऊपर जाएंगे आप। देखिए, और पेशेंट को भी ले जाएंगे। CONH3 4Cl2Br। एक मिनट ध्यान दीजिए, क्या ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या होमो? क्या होता है ये? डिफरेंट लिगेंड्स, तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब नाम दोनों के लेने, तो डिक्शनरी खोल ले, उस हिसाब से कर लें। बताओ, क्या ये ए से चालू, ये सी से चालू? बोलो नाम। टेट्रा अमाइन या अमाइनो? डाई क्लोरो या क्लोरीन? डाई क्लोरो, कोबाल्ट 3 और ब्रोमाइड। बोलो समझ में आ गया? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में जब लिगैंड अलग लगे तो उनके नेमिंग की जो स्टाइल है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगी। बोलो, ये डब्बा कैटायनिक था या एनायनिक? कैटायनिक। ये डब्बा न्यूट्रल, ये डब्बा कैटायन। तो कैटायनिक और न्यूट्रल डब्बों की जो नेमिंग है ना, वो एक जैसी होती है। एनायनिक डब्बे में मेटल के नाम के पीछे ATE, एट लगाया जाता है, सफिक्स ATE, बस इतना सा अंतर है। बोलो, पहले नाम पोटेशियम का लूं या हेक्सासाइनो? पोटेशियम, क्योंकि इस बार ये कैटायन है। बोलो टेट्रा पोटेशियम बोलो या पोटेशियम? पोटेशियम। पोटेशियम हेक्सा साइनाइड या साइनाइडो या फिर साइनो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। साइनो साइनाइडो बोथ आर करेक्ट। साइनो बोलिए, साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो, आयरनेट या फेरेट? क्यों आयरनेट क्यों नहीं? बोले मजा नहीं आ रहा। बोले ये अच्छा है कि फील नहीं आ रही आपको, ताकि आप गलती तो नहीं करोगे, कम से कम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फेरेट 2,
बोलो इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम। पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फेरीसाइनाइड? पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज अ कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम जो है वो आपने बोला ही था, वापस बोलिए। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। मान लीजिए यहां 3 होता, नाम बोलिए आईयूपीएसी। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर होता। मतलब पोटेशियम की क्वांटिटी चेंज करने पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई। पोटेशियम कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम +1 था, है, रहेगा। ये आयरन बदलेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज बदलेगा तो आयरन ही बदलेगा। इसलिए वो चार्ज लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेटल के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। पहले सोच लीजिएगा आराम से। इसका नाम रोजी रेड नहीं होता, ये उसका कलर है। पर हाँ, ये बात सही है कि ये रोजी रेड पीपीटी मिलते हैं इसके। बताओ इसमें कुछ और भी खास बात है क्या? इसमें एक्स्ट्रा जो है स्थायित्व के गुण हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका नाम बोलने लगोगे तो यहाँ पहले डाई बोलोगे, फिर यहाँ डाई बोलोगे तो अजीब हो जाएगा। इसका नाम क्या है खुद का? डाई मिथाइल ग्लाइकोसिमेटो बोलेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ मैं बोलूंगा डाई डाई मिथाइल, तो ये अच्छा नहीं है, इसीलिए बिस ट्रिस का प्रयोग किया जाता है। बोलिए, नाम बोलिए इसका। बिस डाई मिथाइल ग्लाइकोसिमेटो निकल 2 या निकलेट। निकल या निकलेट? पक्का निकल। क्यों निकलेट नहीं? ये न्यूट्रल डब्बा है। अगर इसके आगे यहाँ कुछ लिखा होता ना तो फिर ये निकलेट हो जाता। नहीं समझी बात को? ना, अब आप पोटेशियम तो बोल ही लोगे, पहले ऊपर का सोच तो लिया करो आगे का। पोटेशियम पोटेशियम, अरे फिर हैंग हो जाते हो बीच में। अब पूरा नाम पहले सोच लो, फिर एक साथ बोल देना। मुझे ही पता है, वो तो याद ही तुम्हें। इसका नाम सोचो पहले। अब पहले क्लोरो नाम बोलोगे या इथाइलिन डायमाइड? क्लोरो। अब ये मत कर देना कि इसका बिस का बी पहले और इसका क्लोरो का सी बाद में, तो बोले ये पहले वो बाद में। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इसका नाम है क्या? बिस क्वांटिटी बता रहा है। मैं बोलता हूं, आप बताइएगा सही बोला है क्या? पोटेशियम डाई क्लोरीन डाई इथाइलिन डाई, आप बोलो फिर। पोटेशियम डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाई अमाइन निकल या निकलेट? कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा गलत था, कोई बात नहीं। इथाइलिन डाइअमाइन, हाँ। और उस अगर, क्योंकि न्यूट्रल है, और अगर आपको इथाइलिन डाइअमाइन का भी आईयूपीएसी नेम बोलना है तो उसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, एक बार देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए PTEN होल थ्राइस, और मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है Cl4। अब बताओ कैटायन ये है, एनायन ये है, नाम बोलिए। ट्रिस बोले या ट्राई? ट्रिस बोले? क्यों बोलते हो ट्रिस ट्राई?
बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड जितने भी लिगेंड्स है ना, उनके आगे बेस स्ट्रेस यूज कर लेना। टेट्रा किसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। क्यों नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी? 4 बाइडेंटेड लिगेंड कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने वो 4 पप्पी वाला काम नहीं है। इधर देखिए आप, 3 इथाइलिन डायमंड, बोलो इधर नाम बोलो। ट्रेस इथाइलिन डाई अमाइन प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ये एनायन है, ये केटायन है। वापस नाम बोलिए। ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब एक और नाम मैं बोलता हूं, वो ध्यान से आप सुनेंगे केवल। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ये इथेन 1,2 डाई अमाइन क्यों बोला? ये इथाइलिन डायमाइन का भी आईयूपीएसी नेम है। इथाइलिन डायमाइन लिखा हो यहाँ, स्ट्रक्चर बनवाओ यहाँ। ये पीसीसी है 2 कार्बन की, ये एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, तो इथेन और 1,2 डायमाइन। नहीं समझे बात को भाई? ये 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और ये 2 कार्बन पीसीसी है। तो अब इसीलिए इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन भी बोल सकते हो आप, और आप इथाइलिन डायमाइन बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो ईएन के केस में आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि हम उसका आईयूपीएसी नेमिंग भी लिख सकते हैं जो लिगैंड खुद है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है आईयूपीएसी। और आप बहुत आसान से सवाल आते हैं, और सवाल आएंगे ना तो वो ऑप्शन में दिखेंगे तो आसान से दिखेंगे, समझ में आ जाते हैं। लिख दो आईयूपीएसी नेमिंग। देखिए ये किस तरह मैं लिख रहा हूँ, एक बार चेक देख लीजिए आप। पहले कैटायन नेम लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे, और बात है ये होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, देन आप नंबर ऑफ लिगैंड सबसे पहले लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगैंड लिखेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये इस टाइप के पैरेंथेसिस, ये जो ये बना रहा हूँ ब्रैकेट, ये बात को बता रहे हैं कि इसके बाद ये लिखेंगे, फॉलोड बाय का निशान है, मतलब नेम ऑफ लिगैंड, यानी नंबर ऑफ लिगैंड लिखा पहले आपने, फिर नेम ऑफ लिगैंड लिखा। अब बोलिए क्या लिखूं? नेम ऑफ मेटल, ये लिखूंगा। तो नेम ऑफ मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा मेटल के पीछे, हाँ बिल्कुल, हाँ मेटल के पीछे 8 लगाऊं। नेम ऑफ मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, सही है। हाँ अब बताओ फिर फाइनल क्या लिखूं? एनायन, नेम ऑफ एनायन, ये लिख दीजिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी। एग्जांपल इनमें से कोई सा भी ये ले लीजिए आप। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ले सकते हैं। चार्ज।
फर्स्ट एग्जाम्पल का नाम हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3 और क्लोराइड, ये लिख दीजिए। सेकंड में पेंटा कार्बोनिल आयरन, थर्ड में ये अपने को लिखना कॉपी में कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, तो इसको थर्ड को नाम लिखने के बाद एक बात लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल पे एक बात लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, एक क्या दो बात है। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड वाला है उसमें एक बात तो लिखनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, और दूसरी ये लिखनी है कि एनायनिक लिगेंड्स के नाम के पीछे सफिक्स ओ लगाया जाता है, ये बात है लिखनी है। हाँ, डबल ए डबल एम, हाँ वो आ जाएगा। हाँ, ये देखिए थर्ड पे, अरे इतना यहाँ चक्कर नहीं है, वो सारे लफड़े वहां हैं और यहाँ नॉर्मल है। आइसोमेरिज्म भी देखा होगा आपने, कितनी जल्दी से निबट गया। थर्ड पे कुछ लिखना है, लिखिए। फर्स्ट थर्ड पे लिखिए, फॉलो अल्फाबेटिकल रूल इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉलो अल्फा फॉलो अल्फाबेटिकल रूल इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एक और बात लिखिए, फॉर एनायोनिक लिगैंड्स यूज सफिक्स ओ। फॉर एनायोनिक लिगैंड्स यूज सफिक्स ओ। एग्जाम्पल Cl माइनस, उसके आगे नाम लिखिए उसका। एग्जाम्पल Cl माइनस, उसके आगे नाम लिखिए उसका, क्लोरो ऑब्लिक क्लोराइडो। थर्ड का नाम एक बार चेक कर लीजिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ एक बार चेक कर लीजिए, टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। 3 जो है रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखा होगा आपने। फोर्थ फोर्थ का भी नाम लिख के और एक बात लिखनी है, फोर्थ का नाम लिख के भी कुछ लिखना है। बोलो क्या लिखोगे। फॉर बाइडेंटेड ऑब्लिक और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, फॉर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, for bidentate or polydentate ligands use bis comma tris for numbering of ligands. For numbering of ligands. Third point लिखिए, if complex is anionic then
थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक देन सबसे पहले कैटायन नेम लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ मेटल प्लस 8 विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन. कहाँ है 2 बार नंबर ऑफ लिगैंड? नंबर ऑफ लिगैंड है, नेम ऑफ लिगैंड है. डीएमजी वाला इसका एग्जांपल, बिस डाइमेथाइल ग्लाइकोसिमेटो निकल और 2. क्यूबरेट, लो नाम बोलो तीनों के. पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2. इसका दूसरे वाले का नाम भी सेम ही रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी, 3 आ जाएगी. तीसरे वाले में बताओ, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो क्यूबरेट या कॉपरेट? क्यूबरेट, Cu है ना, क्यूबरेट 2 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. पेज नंबर 131 पे आइए, 13 नंबर से 5-6 सवाल कर लो आराम से, 13 से 18 सवाल तक पहुंच जाओ, 16 तक पहुंच जाओ. 13 से 18 सवाल कर लो, अभी तुरंत हो जाएंगे आपसे. फेरेट, वो क्यों आएगा? तो क्या हो गया जो? नहीं, फेरेट. लाइक्सिमेटो एनायनिक लिगैंड है ना, तो लगाना पड़ेगा वो. क्योंकि तो उसका नाम है, वो डीएमजी का नाम है.
अब डीएमजी पे से H प्लस हटाओगे तो सल्फेट लग जाता ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे वो एसिड है, वो तो डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड ग्रुप तो। ये देखिए, ये हैबिट डालिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की। हो सकता है आप लोग कर भी रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। ये नंबर डाल लिया, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके आगे अब लिखते गए ऑप्शन कौन सा है, फिर एक साथ चेक करिए। और बढ़िया है, अच्छा है। जो नहीं कर रहे, कुछ दिख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो कर लीजिए। ये बात शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, कई बार बोल दी मैंने कि आप एक साथ आंसर की चेक करिए, उससे आपको पता लगेगा नेगेटिव कैसे होते हैं हमारे। हाँ, कौन से में? अच्छा, क्या मतलब, लिख के दिखाओ ना कुछ।
ठीक है, कहाँ वहां क्या लिखा हुआ है? मेटल। नहीं क्या है, HNO2 बनाया? अरे ओस्टवाल्ड प्रोसेस सुना दोगे? याद है? सुनाओ। NH3 लेते हो पहले, NH3 प्लस O2 gives NO, NO प्लस O2 gives NO2, NO2 में पानी, दो अलग अलग या एक? HNO2 और HNO3, किसका डिस्प्रपोर्शनेशन? HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन, HNO3 प्लस NO, NO की रिसाइन। ये HNO3 में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, 4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद है? P4O6 CaO, P4O10 CaO, anhydrous CaCl, ammonia is dried by CaO का नाम क्विकलाइम है। स्लेक लाइम भी है, स्लेक लाइम अलग है। अच्छा स्लेक लाइम के आसपास का ही नहीं नाम मिल्क ऑफ लाइम है क्या? आसपास का ही, और आसपास ही लाइम वाटर। बताओ CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट SO2 डज नॉट टर्न लाइम वाटर। CO2 और SO2 का दोनों ये जो है लाइम वाटर को मिल्की में बदल देते हैं, बट क्या SO2 पोलर है? CO2 नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट CO2 का 0 है, बट SO2 का नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको 13 से लेकर 18 तक। आज का काम आपका 1 से लेकर के 87 नंबर तक के सवाल सारे सॉल्व करेंगे जो बचे हुए हैं, 1 से लेकर 87 एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1। काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, लमसम आपको 20-25 सवाल मिलेंगे जो आपके बचे हुए हैं। लगभग 50-60 सवाल आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, मेरे आइडिया के हिसाब से, और 1 से लेकर 87 तक आपको पूरे सॉल्व करने हैं। डाउट निकालिए, ठीक है ना? कल अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी हालत में आराम से हो जाएगा, एप्लीकेशन ही बच रहा है, और एप्लीकेशन मुश्किल से मुझे आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। उसके बाद D&F चालू करेंगे, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको D&F बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल सही सोचा है मैंने, हाँ। पर छोटा मोटा कुछ तो आता होगा, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं किन्हें नहीं कहते हैं, कुछ तो याद होगा। कोई बात नहीं, मैं D&F शुरू से कर लेंगे ना। अब कल 3 तारीख है, तो लगभग अपन 6 या 7 तारीख को अपन माने कि एंड हो जाएगा अपना काम। 7 तारीख नहीं, अपन एक दिन रख सकते हैं इस चीज के लिए।